सिस्को ने 130 लोगों को हायर किया फ्रॉम 59 डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आजकल के दौर के अंदर जेन्युइनली सही हकदार तक उसका हक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो चुका होगा। मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होती थी और हर चीज़ में आगे आगे होती थी। हमने दुकानदार को बुलाया और उससे कहा चलो इसको अब यूज़ करो। वो उसने खोला, अगली स्क्रीन पे ही ना जा, समझ ही ना ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की मेरी पॉडकास्ट की जो गेस्ट हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशल इस वजह से हैं कि ये जो काम कर रही हैं इंतहाई खूबसूरत, और इनको यहाँ पे इनवाइट करने का मेन मकसद भी यही था कि जिस तरह का काम ये कर रही हैं डेफिनेटली ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे स्प्रेड होना चाहिए। ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब कमल चीमा साहिबा की। कमल साहिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी मेरी पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। आप CEO हैं माई इम्पैक्ट मीटर की, इसके ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे। उससे पहले आई वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट योर इनिशियल लाइफ। कहाँ पैदा हुई, कहाँ से एजुकेशन वगैरह हासिल किया आपने? पैदा मैं पाकिस्तान में ही हुई थी, पिंडी में पैदा हुई। माय पेरेंट्स वर बोथ डॉक्टर्स। और उसके बाद एजुकेशन जो है वो जो बिल्कुल इनिशियल एजुकेशन है नर्सरी और ग्रेड 1 वो तो इधर इस्लामाबाद से ही था। उसके बाद माय फैमिली मूव टू रियाद, तो देन माय एजुकेशन वाज इन रियाद and then you know we moved to a couple of other places as well, but mostly जो बचपन है वो रियाद में गुजरा। तकल्लम अरबी? शोया। सही हो गया। उसके बाद वहाँ पे जो आपका बचपन गुजारा आपने, एक डिफरेंट इन्वायरमेंट है, डिफरेंट आपका एक कल्चर होता है, तो उसमें किस तरह से डेवलप होता है? एक मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि एक पाकिस्तानी, ज़ाहिर है हमारा कल्चर डिफरेंट है, ख़ास तौर पे जब आप पिंडी से गई हैं वहाँ पे, तो वहाँ जाके डेवलप होना, उस माहौल के अंदर उसको अडॉप्ट करना कितना डिफ़िकल्ट होता है? मैं बहुत ही छोटी थी, क्लास 1 में थी व्हेन आई वेंट देयर। सो मेरा ख्याल है मैंने ये वाला कल्चर नहीं देखा, वही वाला कल्चर था जो काइंड ऑफ आई। मगर उसमें भी जो जैसे जहाँ पे हम थे वी वर इन अ कॉम्पाउंड, और फिर हम एक जहाँ पे जैसे रहते थे और जो लोग थे हमारे साथ उसमें सऊदी नहीं थे, दे वर ऑल मोस्टली फॉरेनर्स। अच्छा। पाकिस्तानी बहुत सारे थे, इंडियंस भी थे, अदर नेशनैलिटीज़ एज वेल। सऊदी अरेबिया की ये बात है कि इट्स अ वेरी डिवर्स प्लेस, इट्स गॉट सो मेनी नेशनैलिटीज़। इसीलिए जो है अरबी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सीखी, बट जो जैसे स्कूल में ग्रो अप हुई, आई मोस्टली यू नो स्टडीड इन फॉरेन स्कूल्स। वहाँ पे एक पाकिस्तानी स्कूल भी होता था, बट माई पेरेंट्स डिडंट पुट अस इन पाकिस्तानी स्कूल, सो वी स्टडीड इन डिफरेंट स्कूल्स, मोस्टली यू नो ब्रिटिश करिकुलम, और फिर बीच में कुछ अरसा अमेरिकन करिकुलम पे भी पढ़ी। तो इसलिए आई डिडंट रियली, I felt like I grew up with very diverse cultures. I see. पाकिस्तानी स्कूलों का तो वैसे बुरा ही हाल है। मैं दुबई में भी रहा हूँ, वहाँ पे भी देखा है, बुरे हाल है वहाँ पे इन कंपैरिजन टू पाकिस्तानी स्कूल। जो इंडियन स्कूल्स है ना, उन्होंने बड़ा अच्छा अपने आप को इम्प्रूव किया है। इनफैक्ट जो इंडियन कम्युनिटी है वो भेजती है अपने बच्चों को अपने स्कूल्स में, और हमारे यहाँ तो यहाँ से भी ज़्यादा बुरे हालात हैं वहाँ पे। एक पाकिस्तानी एम्बेसी स्कूल होता था पहले, जिसकी एजुकेशन जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल पब्लिक स्कूल की, पाकिस्तानी पब्लिक स्कूल की तरह की थी। मगर फिर पाकिस्तानी स्कूल ने भी, या पाकिस्तानी एम्बेसी ने भी एक इंटरनेशनल पाकिस्तानी स्कूल खोल लिया, which was more the British curriculum, and so it was better. But फिर भी मेरा ख्याल है कि मेरे अब्बू का हमेशा से ये काइंड ऑफ था कि पाकिस्तानी कल्चर में तो हम हैं ही, आई वांट माय किड्स टू बी एक्सपोज्ड टू अ ब्रॉडर set of cultures. तो that was his thinking, और इसलिए we never really experienced तो कितना अर्सा रही आप सऊदी में? all the way up to O levels. तो क्लास 1 से लेके फिर O levels तक, फिर O levels में फिर मैं O levels भी वहाँ से किए, और फिर A levels में पाकिस्तान आ गई, क्योंकि A levels में मैं अपनी नानों के साथ कुछ अर्सा रही हूँ। फिर मैं फ्रोबिल्स गई। फ्रोबिल्स इज़ अ स्कूल जो इस्लामाबाद में है, F7 सेक्टर में। तो दैट्स वेयर आई डिड माई A levels फ्रॉम। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने अपना प्रोफेशनल करियर कब स्टार्ट किया? उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी गई। आई वेंट टू फास्ट इन इस्लामाबाद। ठीक है। और इस्लामाबाद फास्ट से मैंने बैचलर्स किया कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद फिर मैंने कुछ अर्सा, बहुत थोड़ी देर के लिए, 2-3 महीने के लिए इवेंट मैनेजमेंट की। आई जस्ट वांटेड टू हैव फन। इससे पहले कि मैं कोई प्रॉपर करियर स्टार्ट करूँ, आई वांटेड टू हैव फन। देन आई वेंट टू एम्स्टर्डम एंड आई जॉइंड सिस्को।
ओके। और फिर से मैं फिर 16 साल सिस्को में नहीं, एम्स्टर्डम आप स्टडी के लिए गई थी या डायरेक्टली यू हैव बीन हायर्ड देयर? I was hired. So Cisco was hiring from all over the world. That was an amazing experience क्योंकि Cisco ने 130 लोगों को हायर किया from 59 different countries of the Wow. world. And we were all, उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी. Most of the जो hirings थी वो they were fresh graduates. तो वहाँ पे we were all living together in this सेम प्लेस, लाइक हमारे बिल्कुल साथ साथ अपार्टमेंट्स होते थे. एक अपार्टमेंट में 3-3 4-4 लोग रह रहे होते थे. सही। तो वी स्पेंट एन ईयर देयर लाइक दैट. एंड वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. मतलब आप सोचें कि वहाँ पे पैलेस्टाइन के भी लोग थे और इसराइल के भी लोग थे. एंड दे वर फ्रेंड्स विद ईच अदर क्योंकि वहाँ पे दे वर ऑल सॉर्ट्स ऑफ 59 डिफरेंट, मैंने कहा ना 130 लोग थे 59 डिफरेंट कंट्री से. तो इस वक्त क्योंकि हम एक साल साथ रहे, इस वक्त आई नो समबडी from almost all of those countries in the world. I have good friends there. अगर मैं कहीं पे उसके बाद we traveled, so me and my husband we met in Amsterdam as well. उसके बाद हम travel करते हैं अब, तो हमें बहुत सारी जगहों पे जाके होटल नहीं बुक करना पड़ता. किसी न किसी के घर ठहर जाते हैं, कहीं ना कहीं जाके हम हर जगह वो लाइक बहुत अच्छे दोस्त हैं हर जगह पूरी दुनिया. डेफिनेटली एक इंटरनेशनल कंट्री का एक्सपोजर जो है वो तो आपके साथ लाइफ टाइम रहता ही रहता है. अच्छा, आप मुझे ऑफ कैमरा भी बता रही थी कि यू हैव बीन वेरी एक्टिव इन द एक्स्ट्रा करिकुलम एट योर इनिशियल एज, तो उसका ज़रा थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे? मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होती थी और हर चीज़ में आगे आगे होती थी. तो पढ़ाइयों में भी मैं यूनिवर्सिटी में तो खैर बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाइयों पे नहीं गौर किया, मगर बचपन में हमेशा अपनी क्लास में फ़र्स्ट आती थी. सऊदी अरेबिया में स्कूलिंग थी मेरी. आई वाज ऑलवेज very studious as well as a lot into all kinds of extracurricular activities. मगर जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तो फिर तो मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर में हद ही कर दी. अच्छा. तो फिर तो मैं प्रेसिडेंट डिबेटिंग सोसाइटी की थी. हमने एक वो ड्रामा क्या मैगज़ीन निकाला, उसकी मैं प्रेसिडेंट बन गई. फिर एक इवेंट होता है नास्कॉन, उसकी मैं प्रेसिडेंट बन गई. तो लाइक आई वाज जस्ट एवरीवेयर. जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो एक्स्ट्रा करिकुलर में हर जगह होती थी. अच्छा, इसमें जनरली जो है ना पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, खासतौर पे फीमेल में हमारे मुआशरे को. सो हाउ डिड यू मैनेज टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि भाई ठीक है बच्ची को ज़रा खेलने कूदने भी दो, पढ़ाई तो कर ही रही है? माई फादर वॉज वेरी प्रोग्रेसिव. मेरे अब्बू जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनको ये होता था कि एज लॉन्ग एज पढ़ाई ठीक कर रही हो ना, तो फिर उसके अलावा जो है वो हर चीज़ और भी करो. ऑब्वियसली लिमिट्स में रह के. बहुत उनको ये होता था कि उनको डांस से मसला होता था कि स्टेज पे डांस ना करो, बाकी जो है वो ड्रामा करो, जो भी करो. बट वो काफ़ी इस बारे में भी बहुत ज़्यादा. अब देखें, मैं एम्स्टर्डम चली गई, उन्होंने मुझे अकेला एम्स्टर्डम भेज दिया सिस्को के साथ. पेरेंट्स की और मेरे दादा अब्बू और सब जब अब्बू ने ये डिसीजन लिया, क्योंकि माय फादर इज़ फ्रॉम अ विलेज. मेरे दादा अब्बू फार्मर थे और मेरे फादर जो है वो डॉक्टर बन गए. मेरे दादा अब्बू भी बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाने के उसमें थे, तो माय फादर बिकेम अ डॉक्टर. मगर मेरे दादा अब्बू ने बड़ा मना किया कि तुम बच्ची को अकेला एम्स्टर्डम, और एम्स्टर्डम के पता है आपको क्या क्या उसकी कहानियाँ भी मशहूर है. बट माई फादर वॉज लाइक नहीं, उसका सिस्को जैसी कंपनी में हो गया, शी डिजर्व्स इट, शी विल गो. तो फिर ही सेंट मी. ठीक है, तो इसका कोई प्लान था आपका कि आपने इसी डोमेन के अंदर जाना है, या बस ये एक्सीडेंटली हो गया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब अपनी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे होते हैं ना, तो हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं ना करियर काउंसलिंग का कोई इस तरह का सब्जेक्ट नहीं है, ना ही कोई इस तरह की ट्रेनिंग की जाती है. तो मोस्टली बच्चे बस एक्सीडेंटली अच्छा जहाँ भी हो गया तो ठीक है, देखी जाएगी बाद में. मेरा हुआ सिस्को में इस तरह कि मैं नास्कॉन हो रहा था. मैं नास्कॉन की चीफ कोऑर्डिनेटर थी, प्रेसिडेंट थी. सही. तो हमने स्पॉन्सरशिप्स इकट्ठी करनी थी नास्कॉन करने के लिए. तो मुझे पता चला कि जी एक नई अमेरिकन कंपनी आई है और वहाँ से आप उनसे जाके स्पॉन्सरशिप लें और ये वो. तो मैं चली गई. जो वहाँ के जो कंट्री जीएम थे सिस्को के उस वक्त, डॉक्टर आमिर मतीन थे, तो मैं उनके पास चली. मैंने कहा सर स्पॉन्सर दे देंगे. तो स्पॉन्सर तो मैं नहीं देता, मगर ऐसा करो कि हम ना सिस्को में ये कर रहे हैं इंटरव्यू, तो अप्लाई कर दो. अच्छा. तो मैंने कहा ठीक है. मगर फिर मुझे पता चला कि 9,000 एप्लीकेंट्स थे. 9,000 एप्लीकेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान ओनली. एंड फिर उसमें उन 9,000 एप्लीकेंट्स में जो है पहले उन्होंने CV से कुछ शॉर्टलिस्ट की, फिर 500 एप्लीकेंट्स के जो है वो टेलीफोन इंटरव्यूज़ हुए, दुबई से या कहीं बाहर से टेलीफोन इंटरव्यूज़ हुए.
फिर जो है वो उसमें से 30 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया और 30 लोगों को वो दुबई लेके गए, ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप। वी स्टेड इन अ 5-star होटल और उसमें से 6 लोग हायर करने थे 29 लोगों में से। तो फॉर मी मुझे ये था कि हायर तो पता नहीं होना है कि नहीं होना, मेरा जीपीए तब तक बहुत अच्छा नहीं था, मगर मुझे ये था कि बस ये ना 2 दिन का वो 2-3 दिन का ट्रिप था कि ये 3 दिन जो है ना वो रख के एंजॉय करो। पहली दफ़ा जो है वो दुबई और होटल में और 5-star होटल, और तो आई जस्ट रियली हैड अ लॉट ऑफ फन। तो उसके बाद जो है वो बस फिर हो गया। और आई वॉज द ओनली गर्ल आउट ऑफ द जो 6 लोग उन्होंने सेलेक्ट किए, उसमें से मैं अकेली लड़की थी। और फिर अच्छा, ये जो प्राउड मोमेंट होती हैं लाइफ के अंदर, इसको किस तरह से आप समझती हैं कि ये कितना इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं? मुझे आई स्टिल रिमेंबर मैं 2006 में टेलनॉर में जब मेरी जॉब हुई थी तो हमारी भी यही स्टोरी थी। 10,000 एप्लीकेंट थे, उसमें से 120 लोग उन्होंने सेलेक्ट किए और 99 फ्लोर पे आए थे। तो आज भी मेरे जो माइंड में कहीं ना कहीं जो है ना वो स्टैंप लगी हुई है उस चीज़ की कि यार इतनी बड़ी अचीवमेंट। तो आपको ये होता है आज तक भी लाइफ में कि यार इतनी बड़ी अचीवमेंट, और वो भी पहली जॉब में? मुझे एज सच मेरा ख्याल है वो इतना बड़ा इम्प्रिंट नहीं है, मगर मुझे ज़रूर ये एहसास ज़रूर था, क्योंकि मुझे जब किसी ने आके कहा, जब हमारे वो हुई, मुझे तो खैर उन्होंने कहा अप्लाई कर दो, मगर उसके बाद हम और कंपनीज़ में जब हम आते थे तो हम यूनिवर्सिटीज़ जाते थे, लोगों को अप्लाई करने के लिए कहते थे। तो जब हम सिस्को में हो गए थे तो हमें बताया जाता था कि इट्स हार्डर टू गेट इनटू सिस्को देन इवन टू गेट इनटू एन आईवी लीग यूनिवर्सिटी इन द यूएस बिकॉज ऑफ द। तो मुझे तब फील, उस वक्त शायद इतना फील नहीं हुआ जब हुआ, मगर बाद में जब मुझे पता चला, जब मैं खुद उस हायरिंग प्रोसेस में आई और हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे और बच्चे अप्लाई करते थे और फिर हमें पता था कि कितना, मतलब आउट ऑफ 9,000 ओनली 6 पीपल गॉट सिलेक्टेड। तो देन आई रियलाइज्ड कि हाँ भाई इट इज़ एक्सट्रीमली टफ, इट्स नॉट ईजी। और तब मुझे ज़्यादा एहसास हुआ, और तब मैं ऑलरेडी सिस्को में थी, मैं जॉब की कदर भी ज़्यादा आई, बट तब एहसास हुआ। अच्छा, सिस्को बीइंग अ मल्टीनेशनल कंपनी, आप क्या, जो हमारे बच्चे सुन रहे हैं आजकल, बच्चों को ये बड़ा शौक है बड़े बड़े सेटअप्स में जाने का, आप क्या समझती हैं? आपने छोटे सेटअप्स में भी काम किया, खुद भी अब एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, एक बड़ी जाइगेंटिक जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करना और एक छोटे सेटअप में काम करना, इसमें क्या मेजर डिफरेंस देखती हैं? बड़ी जाइगेंटिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के जो फ़ायदे होते हैं उनमें से ये है कि आपको एग्जैक्टली आपका रोल डिफाइंड होता है, आपको एग्जैक्टली पता होता है आपका रोल के, प्लस आपके पीछे बहुत बड़ा ब्रांड होता है। आपको किसी को फ़ोन करके जब आप कहते हैं कि कैन आई कम फॉर अ मीटिंग, दे नो योर सिस्को, राइट? सो पीपल आर गोइंग, दे आर नॉट इवन गोइंग टू क्वेश्चन यू, आपको एकदम से मीटिंग मिल जाएगी। कोई आपसे ये नहीं कहेगा, कोई आपसे पूछेगा नहीं आप कौन। सो इट्स वेरी ईजी, मतलब एंड यू नो प्रोसेसेस बहुत वेल डिफाइंड है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि अच्छा ये मैं, अगर आप सिर्फ अपनी जॉब पे फोकस कर रहे होते हैं, बाकी सारी चीज़ें वेल डिफाइंड हैं। यू नो योर लॉजिस्टिक्स आर टेकन केयर ऑफ, योर एवरीथिंग एल्स इज टेकन केयर ऑफ। आप जाते हैं, आपको लैपटॉप मिल जाता है, आप 2 साल होते हैं, लैपटॉप चेंज हो जाता है, मतलब इट्स ऑल रियली वेल डिफाइंड। आपको किसी किस्म की कोई अनकम्फर्टेबल फीलिंग नहीं होती। बट इट इज़ वेरी टफ, क्योंकि जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें ऑब्वियसली अपना मार्क बनाना हर कोई ही बहुत अमेजिंग होता है ना, क्योंकि वो दे हायर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सो टू मेक योर मार्क अमंग दोज पीपल, और उन जो आपका जो जिनसे आपका कंपटीशन चल रहा होता है, जो आपके कॉलीग्स होते हैं, उनमें आपकी प्रमोशन होना, आपका आगे बढ़ना बहुत 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 मुश्किल होता है। बिल्कुल। सो एवरी नेक्स्ट स्टेप इन योर करियर इज़ अ बिग अचीवमेंट। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें रोल्स ही नहीं डिफाइंड होते। यू हैव टू वेयर सो मेनी हैट्स समटाइम्स इन अ सिंगल डे। कभी आप मार्केटिंग में होते हैं, कभी आप सेल्स बन जाते हैं, कभी आप CEO बन जाते हैं, कभी आप स्ट्रैटेजिस्ट बन जाते हैं, कभी आप प्रोग्रामर बन जाते हैं, कभी। सो यू नो यू हैव टू डू सो मेनी, एंड देन द पाथ इज़ नॉट वेल डिफाइंड। आपको खुद अपना पाथ कार्व आउट करना है, आपको खुद, आपकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, कोई ब्रांड ही नहीं है आपके पीछे, आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है, आपको अपने आप को प्रूव करना है। इट्स अ लॉट टफर। बट इन अ वे ये आपको नहीं लगता, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ क्योंकि मैंने भी मल्टीनेशनल में काम किया है, वहाँ पे आप एक मशीनरी का सिर्फ एक पुर्जा है, दैट्स ट्रू। आपके पास ये लिबर्टी नहीं होती कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ चीज़ें करके इम्प्लीमेंट कर सकें जो कि आपके छोटे सेटअप में मिलता है। एंड स्पेशली इफ़ यू हैव एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट कि आपको कल को जाके अपना कुछ सेटअप लगाना है, तो वहाँ पे मेरा ख्याल है ये छोटे सेटअप आपको ज़्यादा ग्रूम करते हैं, बिकॉज वहाँ पे आप किंग होते हैं, जो मर्जी कर लें। एक अच्छा आइडिया आपको बॉस के करीब ले आता है, एक अच्छा आइडिया बॉस से दूर कर देता है। बड़े सेटअप में ये लग्जरी नहीं मिलती। आई थिंक बड़े सेटअप में ये ज़रूर होता है कि जब आप सीनियर हो जाते हैं, जैसे ग्लोबल डायरेक्टर बन गई, जब आप सीनियर हो जाते हैं तब आप
तब आपका स्टेक बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि then you're dealing with millions and millions of dollars, right? So any wrong move that you make has a huge financial impact. ठीक है, तो उस तरह से जो है वो अगर देखा जाए तो स्टेक थोड़ा सा हाई हो जाता है, बिकॉज although you are easily replaceable, but when you're there, when you're in that role, it's high stakes. ठीक है, छोटे सेटअप में ये होता है कि स्टेक्स भी फिर लो होते हैं, बिल्कुल फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो स्टेक्स थोड़े से लो होते हैं, मगर आप यू फील लाइक कि आप बहुत एक ऐसी चीज़ में when you're building something, एंड अगर आप वो ना होते, मतलब इट्स योर आइडिया, इट्स योर बेबी, योर बिल्डिंग इट, आप एक नई चीज़ बना रहे हैं, तो वो जो उसके पीछे एक डोपामीन की फीलिंग होती है, जो आपको लग रहा होता है कि भाई ये वो चीज़ है जो कि मेरी है, दिस इज़ लाइक एक ये आइडिया भी मेरे पास ही आया, दिस इज़ समथिंग आई एम डूइंग, दिस इज़ माई लेगेसी, दिस इज़ द वैल्यू एडिशन दैट आई एम ब्रिंगिंग टू द वर्ल्ड. वो डेफिनेटली वो फीलिंग्स छोटी ऑर्गेनाइजेशन में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप एंटरप्रेन्योर हैं, वहाँ पे वो फीलिंग बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती. बिल्कुल. तो आपने किस पोजीशन तक वहाँ पे जो ग्रोथ की आपकी सिस्को में जो हुई? ग्लोबल अकाउंट डायरेक्टर थी मैं. अकाउंट डायरेक्टर. तो मेरा ये मैंने इस वजह से पूछा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये चीज़ देखते हैं कि बड़ी कंपनीज के जो मैनेजेरियल लेवल से जैसे ही आप ऊपर जाते हैं ना, तो आपका जो खुद का बिजनेस करने का जो वो एक चार्म होता है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है. क्यों? उसकी रीज़न मुझे ये लगती है कि आपको बड़ी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, आपके सामने बड़ा कैनवस आ जाता है जहाँ पे आप प्रॉफिटेबिलिटी, लॉस, सारी चीज़ें देख रहे होते हैं. तो कहीं ना कहीं वो आपके फेयर रहता है, यार मैं अपना करूँ तो ये ना हो डूब जाए, ये ना हो चले ना, तो वो फेयर आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत आता है बड़ा करियर में. बहुत. देखिए, जब आप इतनी बड़ी पोजीशन में एक सिस्को जैसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, आपके पास इतना फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. मतलब अगर आपकी, देखिए आप अपना बिजनेस इसलिए मोस्टली लोग स्टार्ट करते हैं कि उनको पता है कि भाई एक फाइनेंशियल एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स के अंदर एक फाइनेंशियल गेन, रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है मगर फिर फाइनेंशियल गेन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है. मगर जब आप इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट जॉब में इतनी हाई लेवल पोजीशन पे चले जाते हैं, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव ख़त्म हो जाता है आपका जो एंटरप्रेन्योरियल, क्योंकि जितना भी आप कितने साल लगाएंगे तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ पे आप ऑलरेडी हैं उस फाइनेंशियल उसमें. बट एट द सेम टाइम रिस्क भी तो उतना हाई हो जाता है ना, जितना आप बड़ी पोजीशन पे जाते हैं तलवार उतनी ही आपकी तरफ बार बार आती है. मगर क्योंकि आपके वहाँ से तो हो सकता है आप फायर हो जाए उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, मगर आपके साथ एक टाइटल लग गया तो कोई और आपको, Cisco, AWS, Google, Microsoft, there's so many SAP. I stayed in Cisco, I stayed loyal, but my husband went to all of these different organizations, Microsoft, Oracle, SAP, Cisco, पता नहीं कहाँ गया. तो you know it's you can go somewhere else, even if इस तरह की organizations they lay off और उसमें redundancy भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपके पास और जगह जाने की है. तो I think it's not the financial incentive. मेरे लिए भी financial incentive नहीं था. अच्छा, आपको जी प्लीज़. फाइनेंशियल में जो है वो आई वॉज वेरी वेरी वेल सेटल्ड, बल्कि मेरा यहाँ पे आना वॉज अ ह्यूज फाइनेंशियल सेटबैक. बिल्कुल ऐसे होता है. आपको लगता है कि जब आप एक लेवल पे पहुँच जाते हैं, स्पेशली एक फाइनेंशियली जब आप स्टेबल होते हैं अपनी जॉब के अंदर, तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल मूव लेना इज़ अ बिट रिस्की थिंग. वेरी रिस्की, स्पेशली अगर आप सीनियर हो गए और आपके, जैसे मैंने आपको कहा कि जब आपके पास आप फाइनेंशियली बहुत साउंड है, मतलब एक डायरेक्टर लेवल पे सिस्को में you don't need to do anything else. It's extremely financially you're very good. उस वक्त फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं होता एंटरप्रेन्योर बनने का, कोई ज़ीरो होता है. तो मैं अगर आपसे पूछूं, क्या वो वजह थी जिसने आपको इस चीज़ के ऊपर इम्प्रेस किया या इस चीज़ की तरफ माइल किया कि आप अपनी इतनी स्टेबल जॉब छोड़ के पाकिस्तान में आए और यहाँ के, सीधी बात बोलूँगा, धक्के खाने वाली बात ही है जिस माशरे में, क्योंकि स्पेशली जब आप अब्रॉड काम करते हैं ना, वहाँ एक स्ट्रक्चर्ड है हर चीज़. एक तो जॉब का इन्वायरमेंट तो अच्छा मिलता ही मिलता है, अपार्ट फ्रॉम द जॉब आपका जो वैसे बाहर का इन्वायरमेंट है, जो आपकी लिविंग है, उसका स्टैंडर्ड बड़ा डिफरेंट होता है. तो उसको आपने किस तरह से सुधार, जब ये सारी चीज़ें बंदा सोचता है, 1000 ऑफ डिफरेंट थिंग्स यू ब्रिंग ऑन टेबल, उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं, तो क्या इसके पीछे थॉट प्रोसेस था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है. मेरा थॉट प्रोसेस जो है वो, मुझे ऐसे लगता था 2018 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हुई जब मुझे लगा कि क्या बस यही है ज़िंदगी कि मैं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँ
और अब डायरेक्टर से आगे वीपी बन जाऊँ, वीपी से आगे एसवीपी बन जाऊँगी, एसवीपी के आगे सीएक्सओ की कोई पोजीशन मिल जाएगी. तो आई वाज लाइक, इज दिस इट, इज दिस व्हाट आई वांट फॉर माय लाइफ, यू नो. तो वो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करना शुरू हो गई कि कि जितना अल्लाह ने मुझे पोटेंशियल दिया है, रिसोर्सेज दिए हैं, maybe I am going to be questioned about them, right. And I will be asked कि भाई मैंने जो इतना कुछ दिया था उसका बस तुमने सिर्फ खुद, और ठीक है चैरिटी आप करते हैं और मैं करती थी, बट मुझे ये था कि जो मेरे स्किल है, जो मेरा पोटेंशियल है, एक तो पैसा है ना, पैसे में तो आप चैरिटी कर लेते हैं, मगर जो आपका पोटेंशियल है, जो आपका स्किल है, उसको आपने यूज़ करके क्या किया, क्या वैल्यू एडिशन लेकर आया आप दुनिया में, मेरी लेगेसी क्या होगी. इस तरह के सवाल मेरे जहन में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए और फिर बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो गए. तो दैट वाज द थिंग. आई मीन फिर मैंने MBA किया, फिर मैंने सोशल इम्पैक्ट में एक डिग्री की, फिर क्योंकि मेरा ग्लोबल रोल था तो मैं जब दुनिया ट्रैवल करती थी तो मैं बहुत सारी NGOs में मैंने जाके इंटरव्यूज़ किए, बड़े बड़े डोनर्स के इंटरव्यूज़ किए. आई डिस्कवर्ड द गैप्स इन दिस सेक्टर. आई डिस्कवर्ड कि भाई क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती हैं. सिस्टम्स अप्रोच कैसे लाया जा सकता है, नए इंसेंटिव सिस्टम्स कैसे बनाए जा सकते हैं, इंसानियत के लिए नए मोटिवेशन सिस्टम्स कैसे बनाए जा सकते हैं. तो उन चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा सोचना शुरू हो गई. एंड देन फाइनली द डिसीजन वाज टेकन. मगर मैं आपको बताऊं, मेरे लिए बिल्कुल भी ये फाइनेंशियल सेटबैक था, बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक था. और वो करना बहुत मुश्किल था. तो जब मैंने ये सब कुछ सोचना शुरू किया तो उसके भी मुझे 2 साल लग गए ऑलमोस्ट वो स्टेप लेते हुए. तो हस्बैंड को कैसे कन्विंस किया? सबसे जो डिफिकल्ट टास्क होती है वो दोनों के केस में होती है, हस्बैंड ने डिसीजन लेना हो या वाइफ ने लेना हो, डेफिनेटली म्यूचुअली डिस्कस करके ही होता है. माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव, ही इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव. पाकिस्तान जहाँ तक आने की बात है तो वो वैसे भी आना चाह ही रहे थे, बिकॉज हिज पेरेंट्स आर ओल्ड एंड हिज मदर इज़ नॉट वेल एंड ही इज़ द ओनली सन. तो ही वांटेड कि पाकिस्तान वाज ओके, मगर जॉब छोड़ना वाली जो चीज़ थी कि जॉब छोड़ दो और ये करना, फॉर दैट ही वाज अ बिट मोर concerned, let's just say. तो जब मैंने पहली दफ़ा उन्हें कहा तो he was like a bit कि क्या what are you thinking, like बहुत थोड़े वो concerned काफ़ी हो गए. मगर फिर 2 साल तक मैं कहती रही और करती रही and हमारी मैरिज में ही we're both we give each other a lot of space. Right. तो मैंने ये करना था and he was okay, if you're really, अगर तुमने यही करना है then go all out for it and I'm going to fully support you. Very nice, very nice. अच्छा, उसके बाद फिर आप पाकिस्तान आई, किस साल में आई पाकिस्तान वापस? 2019 के बिल्कुल एंड में, मतलब कि आई थिंक 27 दिसंबर 2019. थोड़ा और रुक जाती तो कोविड पाकिस्तान से एंजॉय करती बैठ के. कोविड मैंने पाकिस्तान से एंजॉय किया जॉब के साथ. वो तो लोगों ने बड़ी लग्जरी से एंजॉय की ना कोई काम ना काज. मैंने जॉब नहीं छोड़ी. अच्छा, जॉब नहीं छोड़ी. एक्चुअली मैंने कोविड जॉब के साथ ही एंजॉय किया. मैं सिस्को में ही थी तब जब कोविड हुआ, क्योंकि सिस्को में एक होता है कि 3 महीने की छुट्टी आप ले सकते हैं फुली पेड. व्हेन यू वर्कड इन सिस्को फॉर 10 years देन यू कैन गेट 3 months फुली पेड लीव. तो स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया का ये कानून है. तो मैंने जो है वो सिस्को से 3 महीने की छुट्टी ली और मैं पाकिस्तान आ गई. तो दैट वाज अ फुली पेड लीव. और फिर जब पाकिस्तान में थी तो कोविड स्टार्ट हो गया. तो देन माय मैनेजर सेड प्लीज़ अभी ना छोड़ना, क्योंकि वी कांट हायर एनीबॉडी न्यू, सो यू स्टे ऑन एंड तुम सिस्को की जॉब करती रहो, बेशक पाकिस्तान में रहो. तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी कि मैं पाकिस्तान में हूँ और कोविड है और मैं आराम से लाइक आई जस्ट हैड टू अटेंड अ फ्यू कॉल्स और कुछ काम तो होता नहीं था कोविड में ज़्यादा. तो दैट वाज वेरी गुड. फिर जुलाई में ये हुआ कि सिस्को ने कहा कि अभी कोविड तो ख़त्म. ऑस्ट्रेलिया आपको पता है लॉकडाउन हो गया था. तो उन्होंने कहा कि आप बस ये एफिडेविट लिख के दे दें कि आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया वापस आएंगी जब ये कोविड ख़त्म होगा, क्योंकि आप जो है वो क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टैक्स ट्रीटीज़ नहीं है और यू कांट बी लिविंग इन पाकिस्तान वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया इन सिस्को, यू कांट डू दैट. तो वो मुझे मेरे मैनेजर ने कहा कि तुमने नहीं भी आना ना तो तुम लिख के दे दो. वो सब ने मुझे ये एडवाइस किया कि भाई लिख के दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है. मगर मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि अगर मैं लिख के दे दूँगी तो मेरी रोज़ी फिर हलाल नहीं रहेगी, बिकॉज ये झूठ है कि मैंने नहीं जाना जब वापस, तो मैं क्यों लिख के दूँ. तो फिर आई डिडंट डू दैट एंड सो आई लेफ्ट माई जॉब इन जुलाई
2020। और उसके बाद फिर आप डायरेक्टली अपने इस प्रोजेक्ट पे आ गई, माई इम्पैक्ट मीटर पे? मैंने ये भी स्टार्ट किया, मगर साथ ही ये हुआ उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक मिरेकल ये हुआ कि मैंने एक पेपर लिखा था, जो कि मैंने लिखा था ऑन हाउ सिस्को इज़ गोइंग टू गेट डिसरप्टेड इन दिस सर्विस इकोनॉमी, नेटवर्क एज अ सर्विस कैसे होती है और क्या होनी चाहिए, उसके बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए, उस पर एक पेपर लिखा था। तो उसमें वन पाकिस्तानी अमेरिकन who I had started talking to after that paper, and who was also of the same opinion that Cisco is going to get disrupted, and he had already sold one of his companies to Cisco for $600+ million. He reached out and he said कि भाई we're starting another company and we're going to go to Sequoia and we're going to get the money, so do you want to join the team? So I then got that, and I became part of that team as well, part of that founding team as well. So then that company was started, and that company mashallah also did really well. That company raised $33.5 million in Series A. Very nice. Then another 65 in Series B. So I had the privilege to be part of that company as well. फिर 2 साल बाद उसमें भी आई थिंक 2022 में फिर जुलाई में जब ये वाली कंपनी में मेरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो रात को काम करना पड़ता था, वो कैलिफोर्निया में थी, उसके लिए ट्रैवल भी था, US आना जाना बहुत ज़्यादा था, तो देन आई काइंड ऑफ लेफ्ट दैट, टुक माई वेस्टिंग मेरी शेयर्स, और फिर आई लेफ्ट दैट एंड आई फोकस्ड फुली ऑन दिस। साथ साथ दोनों कर रही थी। ठीक है, उस वक्त तक लेकिन ये बेबी मैच्योर हो चुका होगा थोड़ा सा। हाँ, ये बेबी मैच्योर हो चुका था, इट वाज अबाउट टू लॉन्च, एंड देन इट रिक्वायर्ड लाइक माय फुल टाइम अटेंशन। तो 2 साल मैंने दोनों को साथ साथ किया, और फिर जब ये लॉन्च होने वाली थी कंपनी, तो देन आई लेफ्ट दैट। ठीक है, अच्छा अभी बात करते हैं माई इम्पैक्ट मीटर की। ये बताइए कि माई इम्पैक्ट मीटर है क्या ये NGO है, क्या ये एक प्योर बिजनेस है, क्या लोगों की हेल्प के लिए एक सिर्फ सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन है क्या ये? सो माई इम्पैक्ट मीटर जो है ये एक सोशल एंटरप्राइज है। सोशल एंटरप्राइज का ये मतलब होता है कि इट्स गॉट इम्पैक्ट रिटर्न्स एज वेल एज फाइनेंशियल रिटर्न्स एज वेल। इट्स नॉट अ नॉट फॉर प्रॉफिट जैसे जो हम कहते हैं, इट्स नॉट एन NGO, इट्स अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, इट्स अ सेंट्रलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट एंड ट्रैक चैरिटेबल डोनेशंस और सोशल इम्पैक्ट। ठीक है, तो इसके जो हैं वो कह लें कि अगर मैं शॉर्ट कहूँ एक सेंटेंस में, तो चैरिटी को डिजिटलाइज कर दिया। ठीक है, जैसे ऊबर ने राइड शेयरिंग इंडस्ट्री को डिजिटलाइज किया, जैसे Airbnb ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को डिजिटलाइज किया। किसी भी इंडस्ट्री को जब आप डिजिटलाइज करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस आ जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी आ जाती है, उसमें वो फ्रिक्शनलेस हो जाती है। ठीक है, तो इस पूरे सेक्टर को, जो सोशल इम्पैक्ट वाला सेक्टर है, माई इम्पैक्ट मीटर उस सेक्टर को डिजिटलाइज करिए। अगर थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताऊं तो इसके 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर ये है कि इट्स अ मॉल ऑफ NGOs, मार्केट प्लेस है NGOs की। वहाँ पे पाकिस्तान की बड़ी बड़ी NGOs, अल-खिदमत, सहारा, अल्लाह वाले ट्रस्ट, फिर उसके अंदर है हमारे पास मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन, बहुत सारी और NGOs हैं। तो उनके कॉजेज़, उनके पैकेजेस, इफ़ यूर ऑन द प्लेटफॉर्म, ऐप है जो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, तो यू कैन डोनेट। दोनों पे है, iOS पे और एंड्रॉयड दोनों पे? iOS एंड्रॉयड दोनों पे। तो आप उन NGOs को ऐप के थ्रू डोनेशन दे सकते हैं। सही। दूसरा जो है वो ये है कि इट्स अ सोशल मीडिया एज वेल ऑफ इम्पैक्ट। जैसे आप अपनी फेसबुक पे प्रोफाइल बनाते हैं, फिर फ्रेंड्स बनाते हैं, इस पे भी आप अपनी प्रोफाइल पहले बनाते हैं, डाउनलोड करें, अपनी प्रोफाइल बनाएं, फिर आप अपने फ्रेंड्स ऐड कर सकते हैं एज इम्पैक्ट बडीज़। ठीक है, तो वो एक तरह से सोशल मीडिया ऑफ इम्पैक्ट भी हो गया। तीसरी चीज़ जो है उसमें वो ये है कि इट्स एन इम्पैक्ट सर्विसेज इकोसिस्टम। इम्पैक्ट सर्विसेज कैसे हैं कि अगर आपने किसी को राशन देना है या आपने किसी के बच्चे की स्कूल की फ़ीस देनी है, तो आप उसे पैसे ना दें, क्योंकि पैसे में ये होता है कि आपको नहीं पता उन पैसों का क्या होता है, किधर जाते हैं एक्चुअली। तो आप उनको वो सर्विस दे दें। ठीक है, तो आपने जैसे अगर आपने लेट्स से अपने ड्राइवर को ऐड किया और आपने उसकी फैमिली को राशन सर्विस गिफ्ट कर दिया, अब आपने उसे 6,000 रुपये का राशन देना है, तो आप जो है वो जाएंगे, ड्राइवर को ऐड करेंगे शनाख्ती कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर और उसके नाम से, और फिर जो है आप उसको 6,000 का वाउचर दे देंगे। सही। वो अपने घर के पास वाली दुकान पे जाके वो वाउचर दिखाएगा। दुकानदार जो है उसके पास अपनी एक ऐप है, बहुत सिंपल सी रोमन उर्दू में। वो जब वाउचर नंबर डालेगा
तो उसको पता चल जाएगा कि इसके पास 6,000 रुपये हैं। वो कहेगा मेरी दुकान से 6,000 रुपये का कोई भी राशन ले लो, वो राशन लेगा। जब दोनों कंफर्म करेंगे दुकानदार के अकाउंट में आपके 6,000 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, और दुकानदार इन केस अगर आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो हाउ डिफ़िकल्ट और ईजी फॉर हिम to be on your platform? Very easy. तो it literally takes 10 minutes. Okay. और हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कॉल सेंटर है। Okay. तो जो ही आप किसी को भी राशन देते हैं, पाकिस्तान में भी अलखिदमत ने बेवाएँ ऐड की पूरे पाकिस्तान से, जो कि रिमोट एरियाज़ में, गिलगित में है, आज़ाद कश्मीर में है, बलूचिस्तान में है, इंटीरियर सिंध में है। तो हम ये करते हैं कि जो ही जब भी किसी भी बेवा को आप उनमें से किसी भी, लेट्स से आप किसी को नहीं जानते तो आप उनमें से एक बेवा को चूज़ करके उनको राशन दे देते हैं। तो हमारा एक कॉल सेंटर है, हम उनको कॉल करते हैं, उनसे कहते हैं अपने घर के करीब वाली दुकान में चले जाओ, और वो जब जाती हैं तो हम दुकानदार को 10 मिनट में ऑन बोर्ड कर लेते हैं। सही। तो फिर ऑन बोर्ड करके फिर वहाँ से उनको वो राशन मिल जाता है और दुकानदार को डायरेक्टली वो पैसे आपके, फिर अगली दफ़ा उनको ऑन बोर्ड करने की ज़्यादा एक दफ़ा रजिस्टर हो गया। तो इस तरह अब हमारे पूरे पाकिस्तान में दुकानें, हमारी रिमोट एरियाज़ में भी दुकानें हैं, पूरे पाकिस्तान में वी हैव शॉप्स। दुकानदार जो हैं, जो ये सुन रहे हैं, वो ख़ुद भी हमारी वेबसाइट पे जाके आसानी से जो है वो हमारी ऐप स्टोर में जाके उसको हम कहते हैं मिम ग्रोसरी, कि उनकी अपनी ऐप है, वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत आसानी से, उर्दू में है, बहुत ही आसान है उसमें ऑन बोर्ड करना अपनी। अच्छा, इसका थोड़ा सा जो हमारे यहाँ मुश्किल होती है ना, ख़ास तौर पे रिमोट एरियाज़ के अंदर लोग रिलेक्टेंट होते हैं कि यार मैंने टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी, इंटरनेट का भी फुकदान है, डेफिनेटली आपको भी पता है कि इंटरनेट तो बड़े शहरों में मुश्किल हो जाती है अक्सर, तो छोटे शहरों में ये इस चीज़ को भी लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वहाँ पर ये फिर किस तरह से डील करते हैं आप लोग? हमें थोड़ा सा मुश्किल हुआ, काफ़ी मुश्किल हुआ इनफैक्ट, जब हमने आज़ाद कश्मीर में या वो पन्नू आकिल में जब शुरू किया। मगर आपको पता है 4G मोस्टली मिल ही जाता है लोगों को, तो लोगों ने जो है वो और फ़ोन कोई भी फ़ोन हो, नॉर्मली जो एक किसी के पास अगर दुकान है तो उसके पास कोई ना कोई स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, उनके पास कोई छोटा मोटा भी स्मार्टफोन होगा तो उसके अंदर वो ऑन बोर्ड कर लेते हैं। अच्छा, अभी कुछ दुकानें जो है ऐसा हुआ कि भाई इस दुकान में बिल्कुल भी नहीं है, या उसे हमारी ज़ुबान ही नहीं समझ आ रही। आज़ाद कश्मीर में कुछ लोगों को हमारी ज़ुबान ही नहीं समझ आ रही थी, उर्दू नहीं बोलते थे, ना अंग्रेज़ी बोलते थे, ना पंजाबी बोलते थे। तो फिर जो है वो किसी और दुकान में, क्योंकि लाइक जिसने राशन लेना है वो कोशिश करेगा कि मुझे किसी भी दुकान से, अगर एक दुकान से नहीं काम बना तो वो दूसरी दुकान से भी जाके जो है वो काम बनाने की कोशिश। तो इस नेटवर्क को आप थोड़ा सा फिजिकल की तरफ नहीं लेके जा रही, ताकि एक हाइब्रिड सा मॉडल हो जाए जहाँ पे आप लेट्स से अगर आप 1000 लोगों को एक एरिया में इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा इसको फिजिकल भी ले जाएंगे तो शायद 1500 या 2000 को टच कर जाएं आप। फिजिकल का मतलब है कि अभी देखें, जिस तरह आप कोई कह दें उनको कि ठीक है आप मंथ एंड के ऊपर अपने शहर के किसी भी बैंक से जाके आप ये विड्रॉ करवा लें दुकानदार को। अच्छा, डेफिनेटली है तो मुश्किल है ये, वो दुकानदार मानेगा तो नहीं इतनी आसानी से, लेकिन उसको बिजनेस तो आ रहा है ना एंड ऑफ द डे। क्योंकि ये छोटे शहरों में, ये गाँव में ये बड़ा कॉमन होता है कि एक दुकानदार से ना एसोसिएशन होती है पूरे मोहल्ले की, उन्होंने कुछ भी हो जाए उसी से ही लेना है, उसके पास सामान नहीं भी उसको बोलेंगे तुम ला के दे दो, लूँगा तुम्हारे से ही। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा उनको और फैसिलिटेट करें, क्योंकि अभी हम ज़ाहिर है जिस जगह पे बैठे हुए हैं ये इतनी एडवांस तो नहीं है अभी उस चीज़ों को लेके, लेकिन टाइम के साथ साथ अगर आप उनको फैसिलिटेट करें, अपने नेटवर्क को बढ़ाएं रादर देन जस्ट रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी, तो ये आपको और ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। आई थिंक कि वो उसमें मसला सिर्फ ये है कि जब आप किसी को राशन देंगे उस पर ट्रैकिंग आईडी पूरा सिर्फ दुकान वाले को लाना नहीं है ना, इट्स लाइक द होल जर्नी, बहुत ज़्यादा जर्नी है। जब तक कि वो ट्रैकिंग आईडी लेके जाएगा, जैसे वेस्टर्न यूनियन में जब आप जाते हैं, आप किसी को इजी पैसा भेजते हैं कुछ, तो वो एक ट्रैकिंग आईडी से आइडेंटिफाई होता है रिक्वेस्ट। वो ट्रैकिंग आईडी का आप क्या करेंगे, मतलब इट्स टेक्नोलॉजी बेस्ड। हाँ, SMS अभी भी SMS बेस्ड ही है कि वो ट्रैकिंग आईडी SMS बेस्ड होता है, मगर दुकानदार को कैसे पता चलेगा कि उस ट्रैकिंग आईडी के पीछे क्या है। तो इट्स अ होल जर्नी, जिसमें अभी भी हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उनके पास स्मार्टफोन होगा, क्योंकि वो बहुत गरीब होते हैं। तो उनके पास कोई भी फीचर फ़ोन भी हो, हम उनको जो ट्रैकिंग आईडी है वो SMS में ही भेजते हैं। और काफ़ी हम ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास, आपके मोहल्ले में किसी के पास भी फ़ोन है, तो एक फ़ोन में हम उसकी सारी जो मोहल्ले की सारी दुकान जितने भी सारे लोग हैं, आईडीज़ हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर, हम मोहल्ले के बहुत सारे लोगों का डाल देते हैं एक ही फ़ोन के अगेंस्ट। वो एक सुपर एडमिन बन जाएगा आगे, हाँ, सारे एडमिन उसमें, ताकि उसके पास जब आए, क्योंकि हमने दोनों वेरिफिकेशंस रखी हुई हैं कि एक आपके पास ट्रैकिंग आईडी हो, दूसरा आपका शनाख्ती कार्ड भी वही हो, तो फिर उसी बंदे को मिलता है जिसका जैसे वेस्टर्न यूनियन में होता है। तो ताकि जो है ये ना हो कि अगर किसी के पास
फीचर फ़ोन भी, कोई इतना गरीब है कि उसके पास फीचर फ़ोन भी नहीं है, तो वो महरूम ना रह जाए। सही, इस तो वजह से इसको आपने B2B एंड B2C दोनों रखा हुआ है। मैंने ऐसे B2B दैट मीन्स अलखिदमत जिस तरह है वो बिजनेस है, आप भी बीच में बिजनेस आ गए। अब मैं अगर डोनेट करना चाहता हूँ एज इंडिविजुअल तो ये B2C आ जाएगा, तो दोनों को फैसिलिटेट कर रहे हैं जी। B2B भी है, देखिए जब दुकानें आती हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे तो वो भी B2B है। जब B2B है। स्कूल आते हैं, हमारे पास पूरे पाकिस्तान में स्कूल भी हैं, सही। आप किसी भी बच्चे की स्कूल की फ़ीस दे सकते हैं, वो भी B2B है। फिर जब IT ट्रेनिंग सेंटर्स आते हैं, हमारे पास पूरे पाकिस्तान में IT ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, कॉर्बेट है, एटम कैंप है, स्किल्स टू डू है, हमारे पास इनेबलर्स है, इनेबलर्स बहुत बड़े, तो वो भी जो है वो सारा जो है वो B2B ही है। फिर NGOs भी B2B हैं, आप उनको भी कर सकते हैं। और फिर B2C आर ऑल द डोनर्स, ऑल द बेनिफिशरीज, वो सारे जो है वो B2C हैं, तो इट्स अ B2C2B काइंड ऑफ कह लें। ठीक है, तो इसमें अब लेट्स से आपने बात की जिस तरह अलखिदमत की, अलखिदमत आपको क्यों देगा? क्या अलखिदमत का ख़ुद का नेटवर्क नहीं है इस वजह से, या क्या इसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है? देखिए हम NGOs को पूरा एक फंड मैनेजमेंट सिस्टम देते हैं। जो NGOs की ऐप है, इट्स लाइक अ फुल फंड मैनेजमेंट सिस्टम। दे सी ऑल, हमने उनको पूरी टेक्नोलॉजी एक तरह से दी है, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम है। दे सी ऑल द डोनर्स, कौन दे रहा है, कौन किस वक्त दे रहा है। फिर वो डोनर बेनिफिशरीज को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे अलखिदमत ने पूरे पाकिस्तान से बेवाओं को ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप उन बेवाओं को देते हैं तो वो सारा अलखिदमत के इम्पैक्ट, हम तो सिर्फ एक फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म है, वो सारा अलखिदमत के इम्पैक्ट में जा रहा है। ओके, ठीक है। तो क्योंकि अलखिदमत ने उस बेवा को ऐड किया था, तो जब पाकिस्तान में या बाहर पाकिस्तान से हमारे बहुत सारे हमारे कस्टमर्स इस वक्त पूरी दुनिया में, तो जो डोनर्स हैं, अगर अमेरिका से या कनाडा से भी कोई उस बेवा को दे रहा है राशन, तो वो सारा भी अलखिदमत की रिपोर्ट में जा रहा है एज गिफ्ट इन काइंड। अलखिदमत कितनी कॉस्ट सेव हो रही है कि अलखिदमत को खुद जाके उस बेवा को राशन कहीं से ख़रीद के उसके घर पे जाके नहीं देना। अभी बेवा के पास चला गया, वो अपने घर के पास से जाके खुद ही ले सकती है, ठीक है। तो इस तरह अलखिदमत की कितनी कॉस्ट आप देखें सेव हो गई, ठीक है। इसी तरह जो है वो हम ये भी देखते हैं कि जो कॉजेज़ अलखिदमत डाल रहा है, जो पैकेजेस अलखिदमत डाल रहा है, जो ये इम्पैक्टीज़ या बेनिफिशरीज हम उनको इम्पैक्टीज़ कहते हैं, वो अलखिदमत डाल रहा है, उनका सारा डेटा, सारा रियल टाइम चीज़ें अलखिदमत के पास जा रही हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप हर चीज़ को पूरा एक फंड मैनेजमेंट सिस्टम है जो अलखिदमत के पास है। तो अलखिदमत के पास उसका कंट्रोल आएगा, वो देख सकता है कि एवरीथिंग, अगर एक बेवा को उन्होंने कोई फंड भेजा है तो वो फंड इस वक्त किस पोजीशन पे, क्या वो विड्रॉ करवा लिया गया है फ्रॉम द सब देख पार्टी या सकते नहीं, हैं। पूरी हिस्ट्री भी, हर एक इम्पैक्टी को वो चूज़ करके ये उनकी पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं, और वो आप भी देख सकते हैं। अगर आपने जो अलखिदमत ने बेवाएँ ऐड की हुई हैं, आप देखना चाहते हैं कि मैं किसी को देना चाहते हैं, आप उसकी हिस्ट्री भी जाके देख सकते हैं कि उसको अगर किसी ने दिया हुआ ऑलरेडी तो आप किसी और को दे सकते हैं। सो और जो आप ऐड करते हैं, आपने से आपने किसी सफ़ेद पोश को ऐड किया, वो कोई नहीं देख सकता। सो इफ़ यू ऐड समबडी, तो वो क्योंकि उसको सिर्फ आप ही देख सकते हैं, आप ही दे सकते हैं, अनलेस कि आप अपने किसी इम्पैक्ट बडी अपने फ्रेंड से एक्सप्लिसिटली शेयर करें। बेनिफिशरी कर सकते हैं आप शेयर, क्योंकि हो सकता है कि जो आपके कज़न्स अमेरिका में बैठे हुए हैं वो किसी डिज़र्विंग को नहीं जानते, मगर आप जो है वो जानते हैं, आप उन्हें ऐड करें, डिज़र्विंग फैमिली को आप ऐड करें, और आप अपने अमेरिका वाले कज़न के साथ वो शेयर कर लें, ताकि वो उनको महीने का राशन भी देते रहें, उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी देते रहें, तो वो सिर्फ उस कज़न को फिर वो फैमिली नज़र आएगी जो आपने उनके साथ शेयर की। और इसमें अगला पॉइंट मेरा ये है कि आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल भी फंडिंग आप लेते हैं, उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? क्योंकि वो तो हमारे लॉ के अगेंस्ट काफ़ी सारी उस पर स्ट्रिक्टनेस है, तो मुख्तलिफ जगहों से आ रही है, उसको आप किस तरह से इंश्योर कर रहे हैं? हमारे पास इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज है, और इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज के थ्रू आप अपने जैसे आप फूड पैंडा को देते हैं आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इसी तरह इंटरनेशनल भी जो भी NGOs वगैरह भी हैं, जो भी हैं, वो उनकी जो किसी ने उनको डोनेट करना है, किसी कॉज के अगेंस्ट देना है, या किसी ने किसी को राशन देना है, और वो इंटरनेशनली बैठे अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू आराम से दे सकते हैं। अगली चीज़ इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको फ़ंड देना चाहूँ, मैं कहता हूँ जी मैं माई इम्पैक्ट मीटर को 10,000 महीने का देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास आगे कोई ऐसा बंदा नहीं कि मैं किसको दूँ, मैं सिर्फ आपको कह देता हूँ जी ये 10,000 मेरी तरफ से आ गए, अब आप इसको आगे किसी डिजर्विंग बंदे को दे दें, ये वाली ऑप्शन भी आप लोगों के पास नहीं? हम सिर्फ एक फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म है, वी आर नॉट एन NGO, वी डोंट, हम एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वी आर अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दैट यू कैन यूज़, जैसे आप उबर है जैसे, या जैसे Airbnb है, हम हर चीज़ आपको ट्रांसपेरेंटली दिखा देते हैं, सही, ठीक है ना। तो हम वो पैसे अपने पास रखेंगे ना, वो हम पैसे, हाँ हमारा वॉलेट एक है,
जिसमें आप अपने वॉलेट में वो 10,000 रुपये डाल दें, चैरिटी वॉलेट है, उसमें आपने डाल दिया। अब आपको जब पता चला आपने किसको देना है, आप किसी एनजीओ, तब आप यूज़ कर लें। हमारा ऐसा होता है कि स्पेशली जो इंटरनेशनल यूज़र्स होते हैं वो अपने वॉलेट में बहुत सारे पैसे डाल के रख लेते हैं। मैंने जैसे मुझे आज मिली तनख्वाह मिली, मैंने नियत कर लिया कि मैंने ये लाख रुपए जो है ये मैंने चैरिटी करना है, तो आज उसी दिन मैंने अपनी तनख्वाह में से लाख रुपया जो है वो डाल दिया अपने चैरिटी वॉलेट में, या 5,000 या 2,000 जितनी भी मेरी तनख्वाह है मैंने एक साइड पे कर दिया, चैरिटी वॉलेट में डाल दिया। अब जब भी मेरा दिल किया चैरिटी करने को, मैंने सदका करना है, तो मैंने अपने वॉलेट से जाके। तो आप इसमें एक फीचर क्यों नहीं ऐड करती, जिस तरह आपके पास आपने बोला अल खिदमत है, ठीक है, ये तो एक पॉपुलर वो है ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोग जानते हैं इसको, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको लोग नहीं जानते, या शायद बड़े शहरों में जानते हैं, बाकी जगहों पे नहीं। तो व्हाई डोंट यू हैव अ फीचर के जहाँ पे आप कहें कि इफ़ यू वांट टू डोनेट समथिंग, ये हमारे पास ट्रस्टवर्दी एनजीओस हैं, ये लिस्ट ऑफ, वो तो है हमारे पास, जब वहाँ पे है उनमें से भी चूज़ कर सकते किसी हैं में से भी आप चूज़ कर सकते हैं। हाँ। हमारे पास सारी एनजीओस लिस्टेड हैं, उनके पैकेजेस, उनके कॉजेज, आप जाएं, आप किसी भी एनजीओ को चूज़ करें, आप उसमें डोनेट कर दें। आप किसी भी बेनिफिशरी को चूज़ करें, आप उसे राशन दे दें, उसके बच्चे की स्कूल की फ़ीस दे दें, आप अपना बेनिफिशरी ऐड करें, उसे दे दें। फिर जो एक चीज़ हमने बिल्कुल रेवोल्यूशनरी की है वो ये कि आपको एज एन इम्पैक्टर सारा कुछ नज़र आ रहा है, अपना आप क्या करते रहे, आपको बार ग्राफ्स में हमने पूरा गेमिफाई कर दिया, आपको इम्पैक्ट क्रेडिट्स मिलते हैं अगेंस्ट एवरी डोनेशन दैट यू मेक, देन यू गेट बैजेस, यू गो टू नेक्स्ट लेवल। आप कौन सी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको टॉप 5 फैमिलीज़ नज़र आ रही हैं, आप कौन से एनजीओज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको वो सब नज़र आ रहा है, आपने हर महीने कितना दिया आपको नज़र आ रहा है, आप अपना ज़कात गोल सेट कर सकते हैं, और आप जितने भी जो भी आप डोनेशंस दे रहे हैं, हर एक आपके पास चॉइस होती है कि आप उसे ज़कात मार्क कर दें, आपके ज़कात गोल को रिटायर करें। सो फॉर यू इट्स अ फुल एनालिटिक सिस्टम दैट यू कैन सी एंड यू कैन सेट योर गोल्स, योर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो सी अनलेस यू मेक इट प्राइवेट, जो आपके इम्पैक्ट बडीज़ हैं वो भी देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि इतना डिटेल्ड सिस्टम है, अदरवाइज बिफोर कमिंग टू द पॉडकास्ट में इसको लास्ट मैंने आपकी वेबसाइट पे जाके देखा है सारा, लेकिन ऐप को मुझे नहीं पता था, अदरवाइज मैं डाउनलोड करके इसको आप डाउनलोड करें, अपनी प्रोफाइल बनाएं, और आपको जो भी आप डोनेशन करेंगे आपको पूरा आपको नजर आएगा कि आप कितने पानी में। टेक गाय मुझे मजा आ रहा है ये सारी चीज़ें जानने में ना, तो आई होप कि लिसनर्स को भी मजा आ रहा होगा। थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन इसको अगर आप इंजॉय करेंगे, जाके ऐप को डाउनलोड करके देखेंगे, देखिए टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट हो रही है। और मैं सिर्फ इसमें जो चीज़ इंजॉय कर रहा हूँ ना, वो ये है कि इस पूरी एक छोटी सी एफर्ट के साथ आपने कितना इसको रिसोर्स को सेव किया है। जहाँ पे आपके हज़ारों रिसोर्सेज लगने थे, शायद वो आपके, मेरा ख्याल है 10, 20, 25 रिसोर्सेज आपकी ये चीज़ सारी मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अभी मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों का एज ए ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल गेन कहाँ पे आता है? हमारा फाइनेंशियल गेन जो है वो आता है जब हम अब जो एनजीओज़ के साथ करते हैं, सही, एनजीओ से हम डील कर लेते हैं कि हम उनको एक पूरी सर्विस दे रहे हैं, पूरा एक फ़ंड मैनेजमेंट सिस्टम दे रहे हैं, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम दे रहे हैं, जिसमें उनको अगर वो ख़ुद करते तो उनकी अपनी भी ऑपरेशनल कॉस्ट होती, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फ़ंड्स होता, फिर कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग फ़ंड्स होता, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी कॉस्ट उनकी कॉस्ट से कम ही रहे, ठीक है। तो वहाँ पे हम उनको जो है वो एनजीओ के साथ करते हैं। फ्रॉम अ डोनर परस्पेक्टिव इट्स everything goes to the NGO. मगर फिर from a NGO perspective we charge that fee of the service we give to the NGO. जो भी आपकी उनके साथ डील होती है, जो भी हमारी उनके साथ डील होती है, तो it's always less than 10%. और तो वो हम जो है वो एनजीओ से चार्ज करते हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इज़ बिटवीन 30 to 40%, और जो बाकी जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी हैं इट्स 50 to 60%, ठीक है। तो वी endeavor to keep it less than 10% always. तो इसमें जो इंडिविजुअल आ जाएंगे, जिस तरह आपने कहा कि मैं अगर चाहूँ तो मैं खुद से अपना जो राशन दे सकते हैं, उसको ऐड कर सकता हूँ, तो मेरे केस में आप कहाँ से वो 1% हम आपसे चार्ज करते हैं, आपको दिखाते हैं, और आप वो 1% अलग भी दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई जैसे आपने किसी को 6,000 रुपये का राशन दिया, उसका जो 1% बनता है वो हम आपको दिखा देंगे, 1% ऐप फी है, और जो भी बैंक लेता है वो भी हम आपको दिखा देंगे कि इतना बैंक में जा रहा है, क्योंकि पेमेंट गेटवे की भी एक फीस होती है, बिकॉज वी वांट टू कीप इट वेरी ट्रांसपेरेंट। तो आप बैंक फ़ी और हमारी फ़ी आप अलग से भी दे सकते हैं, ताकि आपके पूरे के पूरे जो पैसे हैं वो आपके चले जाएँ उसमें से। तो हम आपको दिखा देते हैं कि इतने कटने वाले हैं, अगर आपने अलग से देना है आप अलग से दे दें। हाँ, जिस तरह रेमिटेंस करते हुए बैंक आपसे पूछता है कि आप इसी में इंक्लूड करना चाहेंगे या सेपरेटली देना चाहेंगे। और फिर जो है जो स्कूल की फ़ीस है वो हमने स्कूलों के साथ डील की है। वो हमने इस तरह से डील किया कि हमने कहा आप अपनी फ़ीस नहीं बढ़ाएंगे। जैसे अगर किसी की 2,000 की फ़ीस है या 600 की फ़ीस है, उनको उतनी ही रखनी है, और उतनी रख के उसमें से हमें हम उनको एक सर्विस दे रहे हैं, उसमें वो हमें एक फ़ीस दे देते हैं। तो वो क्या स्कूल करते हैं कि स्कूल्स अपना भी, क्योंकि उनका एक और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स उनके पास वैसे नहीं आ सकते थे,
क्योंकि वो स्टूडेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे उनका स्कूल, तो वो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उसमें से जो हमारी फ़ीस है वो हमें दे देते हैं। तो डोनर के लिए बिल्कुल उतनी ही फ़ीस है जितनी उस स्कूल में वैसे फ़ीस है, बल्कि काफ़ी दफ़ा हम ये करते हैं कि कुछ स्कूलों के साथ हम ये डील करते हैं कि आप अपनी फ़ीस थोड़ी सी कम भी करें, अच्छा। क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये चैरिटेबल हाँ, डोनेशंस के बिल्कुल। थ्रू आ रहे हैं। तो अगर किसी की 2000 फ़ीस है हम 1500 करा लेते हैं। बहुत सारे IT ट्रेनिंग के, अब जैसे कॉर्वेट है, कॉर्वेट की जो है वो फ़ीस नॉर्मली 32,000 है सही। एक कोर्स की, हमने वो कम करा के 15,000 करवा ली। 15,000 उन्होंने आधी खुद वो दे रहे हैं, आधी हमने करवा ली, फिर उसके बाद भी हमारी जो फ़ीस है वो उस 15,000 में से हमारी भी थोड़ी सी निकलती है। तो इस तरह जो है हमने स्कूल्स और एजुकेशन का हमने इस तरह से किया हुआ है कि हम बिल्कुल, ताकि डोनर को कोई इम्पैक्ट ना आए और बेनिफिशरी मैक्सिमम हेल्प हो सके उसकी। और ये अभी आपके जो पूरे का पूरा सेटअप है ये कोई स्पेसिफिक रीजन बेस्ड है या ग्लोबल है या नेशनल लेवल पे भी करें, किस तरह से इसका ऑपरेशन? देखिए, जो बेनिफिशरीज़ हैं और जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं या स्कूल्स हैं या NGOs हैं वो सब पाकिस्तान की हैं। जो डोनर्स हैं वो दुनिया में कहीं पे भी हो सकते हैं। और ये देखें, ये सिर्फ अभी पाकिस्तान में पायलट हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्लोबल ऐप। सो मैंने ग्लोबल कंपनी के साथ काम किया, जो कंपनी जिसमें मैं गई, जो हमने स्टार्ट की, वो भी ग्लोबल है। तो this company is also going to be a completely global company, मगर we're just proving the model in Pakistan first। तो अभी ये इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान में आपकी सर्विसेज मौजूद हैं? पूरे पाकिस्तान में सर्विसेज मौजूद। ठीक हो गया। और इसमें आपको, क्योंकि ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर चीज़ सीमलेस हो, हर चीज़ आपको स्मूथ मिल जाए। क्या इसमें चैलेंजेस आए आपको जब आपने ये ऐप बिल्ड की और इसको आपने स्पेशली जब मार्केट में लेके गए, इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग के बाद, आपकी बीटा फेज के बाद आगे गया, तो क्या चैलेंजेस आए फ्रॉम टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम रियल ग्राउंड रियलिटी परस्पेक्टिव? बहुत ज़्यादा। एक कंपनी स्टार्ट करना और फिर से मुझे ऐसा लगता है कि एक, ऑल्दो मैं पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस था और बहुत कुछ, और मैं अपने आप को बड़ी तीसमार खान समझती थी मगर जब स्टार्ट की तो ऐसी ऐसी चीज़ें आई कि आई वाज लाइक माय गॉड, यू नो। सो आई लर्नड अ लॉट अलोंग द वे। हमारी सारी जो टीम है वो इन हाउस है। जब हमने बहुत ज़्यादा ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की बिफोर 2 साल मैंने कहा ना इस ऐप को बनने में लग गए। पहली दफ़ा जब हमने अपना ग्रोसरी स्टोर वाली ऐप लॉन्च की तो हमने दुकानदार को बुलाया और उससे कहा चलो इसको अब यूज़ करो। वो उसने खोला, अगली स्क्रीन पे ही ना जा, समझ ही ना ये क्या है। और हमने अपनी तरफ से इतनी अच्छी ऐप बना ली थी, मगर वो यूजलेस, बिकॉज दुकानदार को समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसे इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो फिर वो, लेकिन वी हैड टू गो थ्रू सो मैनी आइटरेशंस, इतनी टेस्टिंग, इतनी यूजेबिलिटी टेस्टिंग, इतने लोगों के इंटरव्यूज़, इतने लोगों को हम अपने ऑफिस में बुलाते थे, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को, फिर स्कूल के जो एडमिन होता है उसको बुला के कहते थे आप टेस्ट करो, इम्पैक्टर्स को, जो डोनर्स हैं उनको हम इम्पैक्टर्स कहते हैं, उनको बुलाते थे, उनको कहते थे टेस्ट करो। तो वी वेंट थ्रू अ ह्यूज, इट वाज एन एजाइल डेवलपमेंट, वेंट थ्रू अ ह्यूज लर्निंग फेज एंड वी डेवलप्ड समथिंग दैट वाज, जब एंड में मुझे याद है जब आखिरी दुकानदार, जो हम आखिरी दफ़ा टेस्टिंग कर रहे थे तो वो आया, ही यूज्ड इट एंड ही इज़ लाइक अभी अगर ये किसी को समझ ना आए ना तो इसका मतलब खुद ही पागल है। तो कहते हैं, फिर उसे कहानी सुनाई कि वो मेरे वालिद साहब थे, तो वो हमारा एक कज़न था, तो वो साइकिल नहीं चला सकता था, तो उन्होंने उसके ना वो दो पहिए लगा दिए, वो जो होते हैं ना ट्रेनिंग व्हील्स। तो उन्होंने कहा अब अगर तुम इस साइकिल पे ना बैठे ना और तुम ना चला सके तो फिर मैं तुम्हें डंडे मारूंगा क्योंकि इसका मतलब तुम में मसला साइकिल में नहीं है। तो कि ट्रेनिंग व्हील्स के बाद भी नहीं। तो वही फिर हमें दुकानदार ने कहा कि अब तो ये आपने ना इसको फुल ट्रेनिंग व्हील्स लगा दी हैं, अब तो बहुत आसान हो गई है। तो यू नो वी वेंट थ्रू दैट। तो वो तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यूजेबिलिटी से रिलेटेड। फिर उसके बाद हमें पता, जब हमने क्लाउड पे किया हुआ था, शुरू में क्लाउड के आपको पता है कॉस्ट ही कोई नहीं होती, बड़ा आसान था। फिर एकदम से जी वो डॉलर्स में जब बिल आया तो भी बोला ओह माय गॉड ये क्या हुआ है। सो वो फिर उस तरह के मसाइल, फिर यू नो फिर ऑब्वियसली जब मार्केटिंग जब लॉन्च हुआ, क्योंकि हम बूट स्ट्रैप कर रहे थे, तो अब B2C में तो आपको पता है बहुत आपको एक्सटेंसिव मार्केटिंग करनी पड़ती है, फिर उसमें चैलेंजेस तो बहुत 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 ज़्यादा थे। मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब आप ये सोच लेते हैं कि आपने अल्लाह के लिए कोई काम करना है और आप सोच लेते हैं कि आपकी एक नीयत पैसा नहीं होता, आपकी नीयत जो है वो एक लेगेसी बनाना और एक अल्लाह के आगे सुरखरू होना होता है, तो इतने मिरेकल्स होते हैं कि आप दंग रह जाते हैं। अल्लाह ताला ने इतनी मदद की है थ्रू आउट दिस प्रोसेस कि बहुत दफ़ा ऐसा लग रहा था कि बस ये तो लास्ट है, ये तो अब तो आगे नहीं हो सकता। कभी रेगुलेशन की वजह से, कभी कुछ, जब पहली दफ़ा हम ये अपनी गेटवे बनाने गए
तो कोई बैंक ही नहीं हमें गेट पे देने को तैयार नहीं था, बिकॉज़ ये NGO के उससे डर जाते थे। तो बहुत हमें मसले आए, मगर अल्लाह ने एक एक करके वो मसले रिजॉल्व होते गए, अल्लाह ताला की तरफ से, मुझसे होते गए। बल्कि अगला सवाल भी मेरा इसी पे था, रेगुलेशन की जो आपने बात की, तो इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व होते हैं जहाँ से आपको लाइसेंसिंग वगैरह लेनी पड़ती है। तो अभी तो काफ़ी सख्ती है पाकिस्तान के अंदर, इस चीज़ को इतना आसानी से जो है अलाउ नहीं किया जा रहा। तो आपको इसमें किस तरह से ये परमिशन? हमें भी काफ़ी सख्ती जो है वो फेस करनी पड़ी। हम काफ़ी अंडर जो है वो रहते हैं उसके एक स्क्रूटनी के। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, हम करना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें, वो हम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दीज रेगुलेशंस। तो मगर फिर अल्लाह ने मदद भी बहुत की, अच्छे लोग भी आपको बहुत मिल जाते हैं, वो आपको गाइड कर देते हैं कि किस तरह करना है, हाउ यू कैन स्टिल डू थिंग्स। तो इंशाल्लाह वो भी फिर साथ साथ चलता रहा। अब हम इसे आपको वैसे भी ग्लोबल लेके भी जा रहे हैं, तो बहुत सारी और जुरिस्डिक्शंस में जाएगा। पाकिस्तान से हमने बहुत कुछ, जो टफ कंट्री होती है ना वो आपको थोड़ा ज़्यादा सिखा देती है। अब आसान कंट्रीज़ में जाना तो आसान हो जाता है। अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है? नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी कंपनी जो है वो US में भी रजिस्टर हो चुकी है, अब दुबई में रजिस्टर हो रही है। मगर देखिए ये ऐप जो है US और दुबई में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका फ़ायदा जो है वो श्रीलंका जैसी, मलेशिया जैसी, बांग्लादेश जैसी जगहों पे है, नेपाल जैसी जगहों पे है। तो वन ऑफ दीज, अभी दैट्स अंडर द रैप्स, बट इंशाल्लाह वन ऑफ दीज कंट्रीज जो अभी कितनी टीम है आप लोगों की? 17 फुल टाइम 17। और उसके अलावा जो है वो अराउंड 26 तक होता रहता है बेस्ड ऑन पार्ट टाइम एंड इंटर्न्स उसके। अब मैं यही इस वजह से ये सवाल पूछा आपसे टिपिकली कि देखें इतना बड़ा इम्पैक्ट आप क्रिएट करने की बात कर रही हैं जस्ट विद 17 to 20 पीपल, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। हाँ, ऑफ कोर्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपको जो है मतलब जहाँ पे अखुवत की अगर मैं देखूँ, अखुवत का नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त है इस वक्त, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने उनके लिए भी आसानी पैदा कर दी। ठीक है, इसी तरह और छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है लेकिन वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपने आसानी पैदा कर दी। इसके अंदर अगर मैं एक चीज़ देखूँ ना, तो मुझे जो अच्छी लग रही है वो ये है कि एक तो ईज़ की आपने बात की, और दूसरा ये है कि आजकल के दौर के अंदर जेन्युइनली सही हकदार तक उसका हक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। तो ये अखुवत जैसी ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैं इनफैक्ट स्किल कला के ऊपर जो है ना एक पॉडकास्ट की अखुवत के मैनेजर के साथ, तो वो जिस तरह से बता रहे थे कि 90 कह रहे पहले 96% इनकी रेशो थी जो ये देते हैं, लोन देते हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं। अब इस वक्त 99.6%, एंड आई गॉट अमेज्ड कि यार 99.6% उस तबके को दे रहे हैं कि जिसको ये नहीं पता सुबह रोटी खाई कहाँ से और शाम को सोना कहाँ पे है। तो फिर उसके बावजूद भी उनकी देखें जो रिकवरी रेशो है बहुत हाई है। तो मैंने उनसे पूछा बल्कि कि भाई कौन सा ऐसा डंडा लेके पीछे फिरते हो आप लोग? कहते कोई चक्कर नहीं, बेसिक सा फॉलोअप होता है। कहते हैं हम तंग भी नहीं करते लोगों को, फॉलोअप ज़रूर होता है हमारा, बट हम कोई उतने स्ट्रिक्ट नहीं है जिस तरह बैंक होता है कि उठा के ले गए आपकी चीज़ या आपका पूरा बिजनेस उठा के ले जाते हैं। वो ज़्यादातर ठेले वेले लगा रहे हैं इनके जो जिनको देते हैं। तो ये डेफिनेटली एक चीज़ है, और इसमें सबसे खुशाइन बात ये है कि ये कॉस्ट है बेसिकली। ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली आपको बहुत सारी जो है ना कि अभी मदद भी आपके साथ होती है। तो आपको ये जो लोग बता रही हैं आप कि मुख्तलिफ लोगों ने हेल्प की और जिनकी वजह से आपकी राहें हमवार भी हुई, तो इस तरह के जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं, क्या आप वो आगे भी कनेक्टिविटी में लेके चलते हैं उनको साथ? बिल्कुल, आगे देखें बहुत सारे लोगों ने, अल खिदमत इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मगर अल खिदमत ने हमारे साथ आए, हमारी हेल्प की, हमें इस सेक्टर के बारे में बहुत कुछ सिखाया, और मेरा ख्याल है बहुत प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है। अखुवत के जो CEO हैं डॉक्टर कामरान शम्स, उन्होंने हमें बहुत गाइड किया उन्होंने हमें अभी, हालांकि अखुवत खुद अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं आया अभी तक, अच्छा, मगर फिर भी उन्होंने हमें गाइड बहुत किया स्ट्रैटेजी में, कैसे करना है, क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, इस सेक्टर के बारे में बहुत बताया। तो इस तरह जो है ये मेरा ख्याल है अल्लाह की तरफ से जो है वो ये इस तरह के ये एंजल्स, मैं तो इन्हें कहती हूँ कि ये आ जाते हैं और हर तरह से हेल्प करते हैं। अभी हमारे बहुत सारे, मैं किस का नाम लूँ, मुझे सिर्फ यही होता है कि मैं किसी का नाम छोड़ ना दूँ, जो कि बहुत लोगों ने हमें बहुत, शायद इकबाल साहब हैं अल खिदमत के, डॉक्टर इजहार हाशमी हैं, वन ऑफ द फाउंडिंग डायरेक्टर्स ऑफ अखुवत हैं, फिर बहुत और लोग हैं जिन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हमारा हाथ पकड़ के, बैंकिंग इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की।
फिर एक जर्नलिस्ट हैं उधर, उन्होंने हमारी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें उठाया, पढ़ाया, सिखाया। मैं तो पाकिस्तान से इतने साल बाहर थी, पाकिस्तान की में नेटवर्क भी मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने हमें एक एक स्टेप पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर पाशा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वेरी नाइस। फिर उसके बाद जो है मैं ओपन की भी लाहौर चैप्टर की प्रेसिडेंट हूँ। तो ओपन एज अ ग्रुप, ओपन आपको पता है पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी ओरिजिन फाउंडर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर पार्ट ऑफ ओपन। तो ओपन की कम्युनिटी ने भी बहुत हेल्प की। सो आई थिंक इट्स अ टीम एफर्ट, इट्स अ कम्युनिटी, बिल्कुल ऐसे ही है, एंड कम्युनिटी हैज़ टू कम टुगेदर। आपके हस्बैंड ने इस पे कितनी एफर्ट की? माई हस्बैंड इज़, आई एम वेरी वेरी लकी। मेरा ख्याल है कि पता नहीं कोई नेकी है मेरी जो कि आई फाउंड अ पर्सन लाइक हिम। आई एम एन एक्सट्रीमली एम्बिशियस पर्सन, और मैं इस चीज़ की वजह से बहुत कुछ अरसे में बहुत बिजी रही हूँ, बहुत बिजी रही हूँ। बट ही हैज़ बिन काइंड ऑफ द मदर एंड द फादर ऑफ माई चिल्ड्रन। He himself is a very successful person. वो एक कंट्री लीड स्नाइडर इलेक्ट्रिक में एक बिजनेस यूनिट को देखते हैं। तो वो he has kind of really जिसे कहते हैं ना कि been the rock behind me, supporting me in every way, letting me spread my wings as far as I can. तो वो मेरा ख्याल, और फाइनेंशियली भी, क्योंकि मैं तो जितना भी जो भी कमा रही थी, जो भी सेव किया था, जो भी किया था, सब कुछ इसी में लगा दिया। तो वो फाइनेंशियली भी ही इज सपोर्टिंग द हाउस, वो सारा कुछ वो ही सारा उसी की जिम्मेदारी है। ही डज एवरीथिंग। तो माशाल्लाह यू आर हैप्पी कि आपने ये जो इनिशिएटिव लिया, इससे आप सेटिस्फाइड हैं? बहुत मतलब मैं अपने आप से कभी बहुत आई एम अ बिग क्रिटिक ऑफ माई सेल्फ। आई एम नेवर फुली सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। आई एम सेटिस्फाइड कि आई एम ऑन दिस पाथ, मगर क्या मैं बेहतर कर सकती हूँ? बहुत बेहतर कर सकती हूँ। क्या मैं टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, बहुत टाइम वेस्ट करती हूँ, बहुत चीज़ें बहुत बेहतर कर सकती हूँ। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं अपने से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। आई थिंक आई कैन डू सो मैनी थिंग्स इन अ बेटर वे। आई एम नॉट फुली और वो मैं कभी हो भी नहीं सकती, मेरा ख्याल है, क्योंकि इंसान है और इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं। सेटिस्फेक्शन से मुराद यहाँ पे ये है ना कि देखें, जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं ना, स्पेशली जो एक पर्पस बिल्ड चीज़ होती है, तो आपको एक ट्रैक नज़र आ जाता है। आपको लगता है अच्छा यार अब मेरी गाड़ी मोटरवे पे चढ़ गई, इस्लामाबाद पहुँच ही जाऊँगी किसी तरह से। तो वो मैं पूछ रहा था कि क्या अभी ये जो ज़ाहिर है इतनी आपने 2-2.5 साल की एफर्ट लगाई और उसके बाद इतना नेटवर्क को अपने वसीरीज करने की कोशिश की, तो अभी आपको लगता है कि यू आर ऑन राइट ट्रैक? मुझे लगता है कि दिस इज़ माई कॉलिंग, डेफिनेटली माई कॉलिंग। दिस इज़ समथिंग दैट आई एम completely putting my 100% into. Very nice. और इसमें ये मुझे और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि मैं I'm not, जैसे कहते हैं ना आपका व्यू कोई ख़राब नहीं हो रहा मेरा, बिल्कुल I'm singly focused on this. उस रोड पे चलते हुए, मेरा जो पहले मैं कह रही थी कि उस रोड पे चलते हुए वो जगह है ना, सिराते मुस्तकीम पे चलते हैं आप, कभी लेफ्ट और राइट और कभी इधर उधर हो जाते हैं, तो वो हो जाता है, एंड देन आई ट्राई एंड कम बैक। सो दैट इज़ ऑलवेज देयर। वेरी नाइस, विश यू ऑल द लक, और आई होप कि आप इस तरह का इम्पैक्ट जो है और जगहों पे भी क्रिएट करेंगे और इस नेटवर्क को इतना वसीरीज करें इंशाल्लाह कि जो लोगों की मुश्किलात हैं वो आसान हों इंशाल्लाह। क्योंकि इस वक्त हमें जो है एक रोशनी चाहिए, अंधेरा हुआ हुआ है हर तरफ इस मुल्क के अंदर। आप जैसे जो चिराग हैं वो अपनी छोटी छोटी शमाएं जलाते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि हमें शायद एक्सटर्नल या इंटरनल लोगों की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नेशन खुद ही खड़ी हो जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट वी ऑल वांट। तो आई सिंसियरली होप कि इंशाल्लाह आप अपने इस मिशन के अंदर कामयाब हों, बस लगे रहिए इंशाल्लाह। लगे हुए जो जितने भी आपके रास्ते में कांटे आएंगे वो खुद ही हटते जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कमल साहब आपका, आप मेरी पॉडकास्ट का हिस्सा बनी। बड़ी ही एक जेन्युइनली थॉरली आई एंजॉयड द डिस्कशन एंड आई होप कि ऑडियंस को भी मज़ा आएगा। ठीक, क्योंकि थोड़ी ज़रा टेक साइड पे तो कुछ लोगों को जिनके रेलिवेंट होगी उनको मज़ा आएगा, अदरवाइज़ बाकियों से एक्सक्यूज़ करेंगे हम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा। जिस तरह का काम कमल चीमा साहिबा कर रही हैं, डेफिनेटली ये एक छोटी बात नहीं होती, स्पेशली जब आप अपने करियर की पीक पे होते हैं और आपको एक बड़ा फाइनेंशियल गोल आपके सामने नज़र आ रहा है, उसको आप छोड़ने के बाद आप दोबारा ज़ीरो से ऑलमोस्ट जब शुरू करते हैं, तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक मजबूत माइंडसेट की ही गेम है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। तो इन जैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इस पॉडकास्ट को भी ज़रूर देखिएगा, ज़्यादातर लोगों के साथ ये शेयर कीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो। बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।